हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ अर्थ, वेलकम टू माय न्यू क्लास। सो आज मैं शुरू करूँ अपना सेल्फ सीरीज का पार्ट 1 जो कि है बुक रीडिंग। इसका पार्ट 2 नोट मेकिंग होगा, पार्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एंड पार्ट 4 रिवीजन होगा। 16 मार्च से पहले कंप्लीट करना है इसको। स्टार्टिंग हम करेंगे यहाँ से। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद flowers since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. In class 11th, you have read the various parts of flower. Will help you recap the parts of typical flowers. Can you name the 2 parts of in a flower in which the 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? पार्ट हमारा ये इंट्रोडक्शन के लिए था कि फ्लावर्स किस काम के लिए आते हैं। लव और अफेक्शन को दर्शाते हैं, दुख को दर्शाते हैं, यही सब है बताया। फ्लावर्स का रूट कॉज बताया, रूट जो इनका मेन काम होता है। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, हमारा मेन टॉपिक यहाँ शुरू होता है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the floral primordium. So यहाँ बता रहा है कि जो हम फ्लावर देखते हैं उससे पहले प्लांट ने कर लिया है डिसीजन कि मेरे को फ्लावर जनरेट करना है। कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे अंदर वो होता है प्लांट के। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। यहाँ बता रहा है एक फूल में एक मेल होता है, एक महिला होती है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम बोलते हैं मेल को, गाइनोसियम बोलते हैं फीमेल को। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynosium represents the female reproductive organ. So यहाँ बता रहा है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि ये सारा एंड्रोसियम है और ये जो ओवरी और ये जा रहा है ये हमारा गाइनोसियम है। तो ये हमारा ये मेल है, ये फीमेल है। अब यहाँ पढ़ते हैं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। 2 पार्ट्स ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन ये जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमेन है। द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, इसको एंथर बोलते हैं जो बाइलोब्ड होता है ऐसा कुछ। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल पार्ट ऑफ फ्लावर। प्रॉक्सिमल एंड ये होता है जुड़ा होता है फ्लावर के पेटल से। नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमेन होता है वो हर फ्लावर में डिफरेंट होता है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज and arrange them on a slide, you would able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the arrange in shape and अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो इसका मतलब ये कि अगर आप अलग अलग फ्लावर की स्टेमन लेते हो तो अलग अलग वो दिखेंगे। ये मेन इसका कहने का मतलब। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब having 2 theca. They are dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of anther. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of anther. The anther is 4-sided. Structure consisting of 4 microsporangia. तो जो हमारा anther होता है वो चार साइड का होता है। 1 2 3 4 ये इनके कॉर्नर में होते हैं और 2 इन ईच लोब, एक लोब में 2 रहते हैं। ठीक है, एक लोब ये एक लोब ये है तो इनमें 2 हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। पिंक वाला पार्ट है ये हमारा था माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर बाद में डेवलप होकर बन गया पॉलन सैक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम in a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by four layers: the epidermis,
एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेप्टम इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो जो हमारा टेप्टम है वो सबसे इनसाइड वाला पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम का, और ये जो पॉलन ग्रेन्स को पोषण देता है। द 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum, nourishes the developing pollen grain. Cells of tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो कहने का मतलब ये टेप्टम के सेल्स होते हैं वो उसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। अभी मैंने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें क्या होता है, तो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें 4 लेयर होते हैं। फर्स्ट का नाम है एपिडर्मिस, सेकंड का नाम है एंडोथीसियम, थर्ड का नाम है मिडल लेयर्स एंड फोर्थ है टेप्टम। टेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अंदर साइड होता है। तो ये था हमारा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म microspore tetrads. As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother called PMC. And each cell of the sporogenous tissue क्या होता है मेरे को नहीं पता, is capable of giving rise to microspore tetrad। ठीक है, 4 मतलब हाँ समझ गया। Each one is a potential pollen or microspore moth cell। तो इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। Each one is a potential pollen or microspore mother cell, ठीक है। The process of formation of microspores from the pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। जो माइक्रोस्पोर, the process of formation of microspore from pollen mother cell थ्रू मियोसिस उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ गया ना, ठीक है, मैं भी समझ गया। द माइक्रोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 वॉल्स टेट्राड, 1 2 3 4 इसे बोलते हैं टेट्राड, ठीक है। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होते हैं और अपने आप से अलग होते हैं और वो फिर बाद में बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. Pollen grains. The pollen grains represent the male gametophyte. If you touch the opened anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers। तो जब आप हिबिस्कस फ्लावर को टच करते हैं उसका जो मेल पार्ट टच करेंगे तो उसमें येलो येलो सा आएगा, वो उसे वही होता है pollen grains। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species। तो वही बता रहा है कि इसको आप देखो तो मतलब सब कुछ दिखेगा, इसका शेप, साइज, कलर सब दिखेगा पॉलन ग्रेन का। तो कुछ ऐसा दिखेगा अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम। तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रो सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। पॉलन ग्रेन होता है वो 25 से 50 माइक्रो सेंटीमीटर तक होता है डायमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इसमें 2 वॉल होते हैं। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent। जो हमारा ग्रेन है पॉलन ग्रेन, इसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है एक्साइन, तो जो एक्साइन है वो बना है स्पोरोपोलेनिन के, जो कि स्पोरोपोलेनिन तो ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को सह सकता है। और कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर पाए, मतलब इसको खराब कर पाए। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। इसके अंदर जर्म पोर होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है जर्म पोर में। पॉलन ग्रेन्स आर वेल
preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibits a fascinating array of pattern and design. What do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? The inner wall of the pollen grain is called the intine. तो जब भी हम बात कर रहे थे वो आउटर लेयर की बात कर रहे थे, उसको कहते हैं एक्साइन. अब आते हैं हम इंटाइन के बारे में, जो हमारा इनर लेयर है. इट इज़ अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. तो जो हमारा इंटाइन है वो बना है सेलुलोज और पेक्टिन से. द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. When the pollen grain is mature, it contains two layers, the vegetative cell and the generative cell. Vegetative cell दो पार्ट में होता है और ये generative cell. तो पढ़ते हैं इसके बारे में. The vegetative cell is bigger. जो vegetation वाला होता है वो bigger होता है. Has abundant food reserve and a largely irregularly shaped nucleus. तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है बहुत ही इरेगुलर शेप का होता है. छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, तो समझ लो जो खेत हमारा जहाँ वेजिटेशन होता है वो बड़ा है, जहाँ खाना बनता है जनरेटिव वो हमारा छोटा है. ठीक है. और जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. जो जनरेटिव सेल है वो छोटा होता है और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ होता रहता है, तैरता रहता है. इसका मतलब ये नहीं कि बस ये यहीं पे रहेगा, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है. तो ये है हमारा जनरेटिव सेल. इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये स्पिंडल शेप का होता है. स्पिंडल मीन्स मतलब ऐसे कुछ होता है, मतलब ऐसे कुछ होता है स्पिंडल शेप. तो साइटोप्लाज्म में बहुत ही डेंस होता है एंड इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है. इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at this two-celled stage. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the two male gamete before pollen grains are shed. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came to India as a contaminant with improved wheat has become ubiquitous in occurrence and cause allergy. पैदा बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनको इससे एलर्जी होता है पॉलन ग्रेन से, जिससे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंचिटिस हो सकता है. तो ऐसा कुछ है. पार्थेनियम और कैरेट ग्रास कोई एक इंडिया में आया हुआ है. नहीं, हाँ मतलब ठीक है, समझ लो ये कोई प्लांट जो बाहर से इंपोर्ट किया गया है. हाँ, तो जो वीट में एक घास उगता है इसका नाम है कैरेट ग्रास या पार्थेनियम. ये वीट हमारा बाहर से आया था तो उसके साथ ये भी आ गया था पार्थेनियम भी. तो ये भी एलर्जी पैदा करता है और बहुत दिक्कत करता है खेती बाड़ी में. कितने पेज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये मैंने पढ़ा सिर्फ दो पेज. Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पॉलन होता है वो बहुत ही उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं. तो इसको लोग यूज़ करने लगे हैं एज ए टैबलेट सप्लीमेंट के तौर पे. बाहर के देशों में तो यूज़ भी हो रहा है. इससे कहा जाता है कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस का स्पीड बढ़ जाता है. व्हेन वंस दे आर सेड पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइटलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. तो इनको लैंड होना होता है स्टिग्मा पे. या मेन का ये है. हाउ डू यू थिंक द pollen grains retain viability? The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on prevailing temperature and humidity. In some cereals such as rice, wheat, pollen grains lose vitality within 30 minutes of their release. In some members of roses, leguminous and solanaceae, sperms of many maintain vitality for months.
गेहूँ और चावल में जो इनका 30 मिनट तक ये एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। और कुछ ऐसे मेंबर्स जो जैसे कि रोसेसी रोसेसी लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, इनमें 30 दिन तक लगभग महीनों तक रहता है इसका वाइटलिटी। You may have heard of storing semen sperm of many animals including humans of for artificial insemination. Is possible to store pollen grains of a large number of species for years liquid night. It is possible, हाँ, it is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस पे। Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs। अब हम पढ़ने वाले हैं द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, मतलब ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। तो अभी जो मैंने पढ़ा वो पढ़ा मेल पार्ट को, अब हम पढ़ने वाले फीमेल पार्ट को। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल ओनोकार्पेलरी और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल मल्टी कार्पेलरी। तो जो कहने का मतलब ये है, जो गाइनोसियम है वो स्त्री पार्ट को दिखाता है फ्लावर के। तो इसमें हो सकता है कि या तो सिंगल पिस्टिल रहे या फिर डबल या फिर एक से ज़्यादा। अगर सिंगल तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, अगर ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर फाइन कार्पस और मे बी फ्री एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो हर पिस्टिल के 3 पार्ट हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, नीचे वाला ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्रेन्स। द स्टाइल इज द इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ये जो पार्ट है वो है स्टाइल। द बेसल बल्ब्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। तो ये जो बल्ब की तरह पार्ट है उसे बोलते हैं ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। तो जो ओवरी होता है इसके अंदर होता है ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर ही होता है ओवेरियन कैविटी, जिसको बोलते हैं लॉक्यूल भी बोलते हैं। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी कैविटी, ओवेरियन कैविटी। और जो ओवेरियन कैविटी होता है उसके अंदर होता है प्लासेंटा। रिकॉल द डेफिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 12th 11th। मैं तो पढ़ा नहीं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। जो ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा होते हैं उससे वो हमारा पैदा होता है मेगास्पोरेंजिया, उससे कहते हैं ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी में बी 1। वीट, पैडी और मैंगो, इनके अंदर सिर्फ एक ही होता है। एंड सो मैनी, जैसे कि पपीता, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स। अब पढ़ते हैं मेगास्पोरेंजियम। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मींस ऑफ ए स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो एक स्टाक होता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। तो इससे अटैच होता है ओव्यूल का एक एरिया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर और प्लासेंटा। द बॉडी ऑफ द